3 तारीख को कोई चिट्ठी लिख दी जाए और उसके बाद इंतजार किया जाए कि जब मोदी जी देश के प्रधान सेवक वो एक और अवार्ड लेने बाहर चले जाएं, देश से बाहर हों, तब उस चिट्ठी को रिलीज किया जाएगा। और मोदी जी के सबसे बड़े भक्त मंत्री को इस चिट्ठी से एक बड़ा झटका लग जाए तो इसे किस तरीके से देखिएगा। कल की तारीख में मैंने आपसे कहा था कि हो ना हो, यह मोदी जी का आखिरी विदेश दौरा साबित हो सकता है। अब संघ बनाम भाजपा, योगी बनाम शाह, ये सारी लड़ाइयां ऐसा लगता है बड़ी पुरानी हो चली है। बल्कि आज की तारीख में दिल्ली दरबार वर्सेस दिल्ली दरबार, या फिर इसे इस तरीके से देखिए तो गुजरात लॉबी वर्सेस गुजरात लॉबी, ये चल रहा है। और सत्ता का ये संघर्ष उस मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है जहां पर राहुल गांधी की भविष्यवाणी सही होने के करीब पहुंच गई है, यानी कि अगला नंबर साहेब का। क्या हुआ है कल की दरमियानी रात और आज कैसे एक बड़ा झटका मोदी जी के सबसे ज्यादा बड़े भक्त मंत्री को लगा होगा, जिनको लगातार बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी गई चुनावों के दरमियान। सारी बातें जरा विस्तार से करेंगे। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप मुद्दा देख रहे हैं। दोस्तों, कल यानी कि 6 जुलाई की तारीख देर शाम एक चिट्ठी मंजरियाम पर आती है, एक फैसला मंजरियाम पर आता है और आज सुबह वो इस देश की सबसे बड़ी हेडलाइन बन जाती है। चिट्ठी कौन सी? 3 चिट्ठियां एक एक करके आती हैं और मोदी जी के सबसे बड़े भक्त मंत्री यानी कि भूपेंद्र यादव, जिनके ऊपर जिम्मेदारी तो है पर्यावरण मंत्रालय की, लेकिन शायद इससे कहीं ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी वो इस बात को समझते हैं कि मोदी जी की हर बात को वो अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर करें। मैं कई बार भूपेंद्र यादव को आरटी मिनिस्टर भी कहा करता हूं, खास तौर पे तब जब देश में पर्यावरण की समस्याएं बहुत तेजी से विकराल रूप धारण करती हैं और उस वक्त भी भूपेंद्र यादव एनवायरमेंट पे कुछ बोलने की बजाय मोदी जी के ट्वीट्स को रिट्वीट करने में लगे होते हैं। उनको बड़ा झटका लगा। 3 अधिकारी, उनके पीएस यानी कि अमर सिंह और 2 एडिशनल पीएस आयुष सरन और शैलेश सिंह। इसमें से सबसे ज्यादा मजेदार बात यह है कि एक पीएस और एक एडिशनल पीएस को इन्हें तो उनके डिपार्टमेंट में वापस भेज दिया गया, सन्टिंग में डाल दिया गया, सन डाउन कर दिया गया, यानी कि जब तक कोई नई तैनाती नहीं मिलेगी तब तक वो इंतजार करेंगे, कोई पोस्ट नहीं है उनके पास। और शैलेश सिंह, इन्हें तो बकायदा टर्मिनेट कर दिया गया, हटा दिया गया। अब क्यों हुआ ये सब, उस तरफ चले उससे पहले जरा अमर सिंह जी पे बात करनी ज्यादा जरूरी है, ताकि आपको ये समझ में आए कि ये बड़ा झटका क्यों है भूपेंद्र यादव के लिए। अमर सिंह आज से नहीं, साल 2021 से भूपेंद्र यादव के साथ थे। 2021 से भूपेंद्र यादव के साथ वो एडिशनल पीएस के तौर पर जुड़े और फिर उन्हें प्रमोट किया गया 2025 में, और प्रमोट करते हुए उन्हें डायरेक्टर लेवल तक ले जाया गया और कहा गया कि भाई अब से आप पीएस रहेंगे भूपेंद्र यादव के। अमर सिंह भूपेंद्र यादव के करीबी अधिकारियों में गिने जाते रहे। अमर सिंह 2021 से लेकर अब तक लगातार भूपेंद्र यादव के विश्वास पात्र अधिकारियों में रहे और फिर 3 जुलाई को चिट्ठी जारी होती है। ऑर्डर 3 जुलाई का है। आपकी स्क्रीन पर वो चिट्ठी है जिसमें अमर सिंह को लेकर जिक्र किया गया है और उसी तारीख की बाकी 2 चिट्ठियां भी हैं। 3 जुलाई को यह ऑर्डर डीओपीटी से जारी होता है और उसके बाद 3 जुलाई से आज की तारीख 7 जुलाई और कल की ही मान लीजिए तो 6 जुलाई की तारीख। इतने दिनों तक ये चिट्ठियां दबी रही
क्यों दबी रही? तो इसका जवाब बड़ा सीधा सा है, इंतजार हो रहा था। और यह सवाल नहीं है, यह जवाब है। मैं सवाल नहीं उठा रहा, मैं जवाब दे रहा हूं। इंतजार किया जा रहा था कि साहब विदेश तो चले जाएं, विदेश में रहेंगे, अवार्ड ले रहे होंगे, डंका बजवाने की तमाम जुगत जो चलती है उसमें मशगूल होंगे, तो यहां पर यह सब होता रहेगा, किसे फर्क पड़ता है? भूपेंद्र यादव अपना दर्द कहेंगे भी तो किससे कहेंगे? कैसे कहेंगे कि भगवान मैं तो आपकी भक्ति में लगा रहा, लेकिन देखिए मुझे ही आधी रात को पैदल कर दिया गया। क्योंकि भगवान की आरती तो 7 समुंदर पार हो रही होगी, और भगवान की आरती हो भी रही है। इंडोनेशिया ने सर्वोच्च सम्मान देने का ऐलान कर दिया है। मोदी जी की छाती, जिसको वो 56 इंच का बताते हैं, वो कम से कम 56 इंच की हो ना हो, अगर 36 की भी होगी तो 46 के समय तक हो चुकी होगी। दूसरी तरफ मंत्री महोदय जो भक्त हैं, राजस्थान के अलवर से सांसद हैं, पहले राज्यसभा में रहे, वो जनाब क्या कर रहे होंगे? तो वो अपना माथा पीट रहे होंगे, सर खुजला रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि ये मेरे साथ हुआ तो हुआ क्या। लेकिन अब चलते चलते जरा ये भी समझिए कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये हो क्यों रहा है। और मैं बीते 3 जून से लगातार इस स्टोरी पे आपको फॉलोअप दे रहा हूं, सत्ता के इस संघर्ष पे, मोदी बनाम शाह पर, गुजरात लॉबी बनाम गुजरात लॉबी पर। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिटायरमेंट की तैयारी तो 2024 में ही थी, ऐसा कुछ लोग बताते हैं। लेकिन 2024 में पूर्ण बहुमत नहीं आया और मोदी जी एक बार फिर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने में कामयाब हो गए। वो जो सम्मानजनक विदाई जिसकी तैयारियां चल रही थी, मोदी जी ने कहा अभी लगता है वक्त नहीं आया है, क्योंकि अभी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है, तो मुझे चलाना चाहिए सरकार को, और मोदी जी एक बार फिर से शपथ ले लेते हैं। लेकिन महत्वाकांक्षाएं तो सबकी होती हैं ना भाई। गुजरात में भी अमित शाह साहब नंबर 2 की पोजीशन में रहे। आज की तारीख में जब वो दिल्ली में है तब भी वो नंबर 2 की ही पोजीशन में है। भले ही आप कहते रहिए कि भाई सरकार शाह साहब चलाते हैं, लेकिन नाम तो साहेब का है ना। साहेब ही तो छप रहे हैं, साहेब ही तो दिख रहे हैं, साहेब का ही तो महिमा मंडन हो रहा है, साहेब ही तो उद्घाटन पे उद्घाटन कर रहे थे। अब तक शिलान्यास हो, उद्घाटन हो, सब वही तो कर रहे थे। तो अमित शाह साहब की महत्वाकांक्षा का क्या? तो अब वो वक्त आ गया है। और क्यों आ गया है? क्योंकि देखिए, अब जो ब्रांड मोदी गुजरात मॉडल दिखाया गया 2014 में, फिर 2019 में मोदी मॉडल दिखाया गया, बताया गया, डंका पीटा गया। वो डंका झूठा था, सच्चा था, ये सब इतर विषय है, लेकिन डंका तो पीटा गया ना। तो उस डंके की आधारशिला पर मोदी जी 2019 में आ गए। 2024 में भी सोचा कि ब्रांड मोदी पे ही काम करते हैं, ब्रांड मोदी पे काम किया गया। ब्रांड मोदी को इस देश की जनता ने 2024 में नकार दिया। बरक्स इसके कि उस वक्त का राजीव कुमार का आयोग वो पूरी तरीके से लीन दिखाई दे रहा था। उस आयोग पर भी बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे थे। उसके बावजूद, सब कुछ करने के बावजूद, धन संपदा संसाधन सब झोंकने के बावजूद, पूरा सिस्टम लगा देने के बावजूद, विकसित भारत संकल्प यात्रा सरकारी खर्चे पर निकालने के बावजूद, जिस पर चुनाव आयोग ने चू तक नहीं कसी कि भाई सरकारी खर्च पे कैसे ये यात्रा निकाली जा सकती है चुनाव जब बिल्कुल होने वाले हैं, तो उन सब के दरमियान 240 पे सिमट गई भाजपा। तो ब्रांड मोदी फेल हो गया। और 2024 से लेकर अब तक का समय यानी 2026 तक का, ये और भी ज्यादा कष्टकारी। क्यों कष्टकारी? क्योंकि सत्ता के सारे लूपहोल्स खुलकर के सामने आने लगे। आलम यह हो गया कि गोदी मीडिया भी पर्दे डाले तो कितना डाले और कैसे डाले। देश में पेपर लीक पे पेपर लीक, 21 बच्चे अपनी जान देने पर मजबूर हो गए, निराश हो गए।
देश में विपक्ष लगातार उन बच्चों की आवाज बनता रहा। और जब मैं विपक्ष कहूं तो आप कांग्रेस ही समझिए, क्योंकि बाकी पार्टियां तो क्या कर रही हैं आप सबके सामने है। कुछ पार्टियां तो संघर्ष कर रही हैं और कुछ एसी कमरे में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने मात्र को ही सत्ता का विरोध, सत्ता से संघर्ष समझ लेती हैं या जनता के साथ खड़ा होना समझ लेती हैं। लेकिन कम से कम कांग्रेस के बहुत सारे युवा साथी और खुद राहुल गांधी भी सड़क पे दिखाई देते हैं, कार्यक्रम करते हैं। इस समय भी एक बड़ा आंदोलन देश में कांग्रेस चला रही है। तो ये सब कुछ हो रहा है और इन सब के दरमियान क्या हो रहा है? राम मंदिर, सबसे बड़ा डेंट मोदी जी के ब्रांड पे। भाई, जैसे कोर इशू बताकर आप सत्ता में आए, जिसका श्रेय अब तक आप लूटते रहे, उसी जगह पर अब लूट हो गई तो उस लूट का श्रेय लेने से क्यों परहेज कर रहे हैं? और जो भक्त मंडली है वो भी परेशान है, वो भी हैरान है कि बताओ, राम के नाम पर वोट लिया और फिर राम को ही लूट लिया। और राम को लूटा तो लूटा, अब राम को लूटने वालों को बचाने लगे। तो मोदी जी के साथ ये सब कुछ हो रहा है, यानी कि समय ठीक नहीं चल रहा, समय बड़ा खराब चल रहा है। तो जो मोदी जी 2024 में कह रहे थे कि गठबंधन की सरकार है, लिहाजा कोई और आएगा तो बड़ी मुश्किल होगी, बड़ी मुसीबत होगी, मुझे चलाना चाहिए, वो मोदी जी अब ये कहने की हालत में भी नहीं है कि इतनी सारी समस्याएं हैं, लिहाजा मुझे ही लीड करना चाहिए। क्योंकि समस्याओं के वक्त मोदी जी कभी भी लीड करते ही नहीं है, आदत ही नहीं है, कुछ बोल ही नहीं पाते, खामोश हो जाते हैं, चुप्पी साध लेते हैं। तो ऐसे में नेतृत्व परिवर्तन की सारी तैयारियां भाजपा के भीतर हो चली है और इसीलिए अब एक एक करके मोदी जी के खास मंत्रियों के ऊपर गाज गिरनी तय है। शुरुआत अधिकारियों से जरूर हुई है, लेकिन देखिए, ना मानसून सत्र बहुत दूर है और ना ही इन मंत्रियों के ऊपर गाज गिरना। और अगला नंबर किसका, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। चलते चलते बस इतना कि चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाइएगा। बहुत शुक्रिया।